हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय शिक्षा में आज संकटावस्था की क्या प्रकृति है, इसके कारणों व स्रोतों का समुचित विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कि कानपुर में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम जो है कि व्याख्या करेंगे कि क्या इसके बारे में कि शिक्षा के ऊपर आज जो है कि संकट क्या आ गया है, इसकी क्या प्रकृति है। तो वैदिक काल से आज तक भारतीय शिक्षा से कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, चाहे वह वैदिक कालीन शिक्षा का समय रहा हो, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का हो, बौद्धिक कालीन शिक्षा का समय रहा हो, मुस्लिम काल की शिक्षा रही हो, या फिर ब्रिटेन कालीन और आधुनिक शिक्षा रही हो। मतलब कि वैदिक काल में जैसे जैसे समय बीता और काल आया, वैदिक काल आया, बौद्धिक काल आया, और उसके बाद मुस्लिम काल आया, ब्रिटेन काल आया। इन सब काल में जो है कि हमेशा शिक्षा का जो तरीका है वो बदलता रहा है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्र की शिक्षा की व्यवस्था करने के प्रयास किए। हमारे संविधान की 45वीं धारा में प्राथमिक शिक्षा संदर्भ में स्पष्ट निर्देश लिखे हैं कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद फिर जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लिखा गया, उस टाइम जो है कि सभी नेताओं ने अपने जो संविधान में ये 45वीं धारा में प्राथमिक शिक्षा संदर्भ के प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, और उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। ठीक है। और स्थिति यह है कि क्या बोलते हैं, राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और स्थिति यह है कि हम आज भी संविधान में लिखे उक्त निर्देशानुसार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। मतलब ये संविधान में लिखा गया प्रावधान बना दिया गया, निर्देश जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे लोगों को अभी तक जो है कि निःशुल्क शिक्षा जो है कि नहीं दी गई है। ठीक है। इससे क्या है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे जगह हैं, गांव है, जहां पर जो है कि शिक्षा अभी भी बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिर्फ ये निर्देश के अनुसार ही रह गया, इसका कोई अभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है इसके अनुसार। आज भारतीय संविधान, ठीक है, आज भारतीय शिक्षा में अनेक समस्याएं अर्थात संकट की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, जिनका निराकरण किए बिना हम शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आज भारतीय शिक्षा में ठीक है, आज भारतीय शिक्षा में अनेक समस्याएं अर्थात संकट की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, जिनका निराकरण किए बिना हम शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज भारतीय शिक्षा में प्रमुख समस्याएं होनी चाहिए, यहाँ पर समस्याओं है शैक्षिक अवसरों की असमानता, अपव्यय एवं अवरोधन, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, शैक्षणिक प्रशासन की समस्याएं, पाठ्यक्रम की समस्या, शिक्षण
विधियों की समस्या, प्रवेश की समस्या, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली की समस्या, शिक्षा की उद्देश्यहीनता की समस्या और शिक्षा की एक रूपता का न होने की समस्या, भाषा की समस्या, व्यवसायीकरण की समस्या, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की शिक्षा, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, संसाधनों की कमी की समस्या, इतनी सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो इन सभी समस्याओं का जो है कि अभी तक निवारण नहीं मिला है। कहीं न जो है कि दोष हर जगह कहीं ना कहीं शिक्षा में उत्पन्न हो ही जाता है, जिसके कारण छात्र जो है कि सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं व्यावसायिक समस्या है, कभी कहीं जो है कि राजनीतिक समस्याएं आ जाती है, कहीं शैक्षिक अवसरों की असमानता है, अव्यय और अवरोधन है। अव्यय अवरोधन क्या हो गया कि अगर हम कभी क्या होता है कि फीस ज्यादा हो जाने के बाद जो है कि बच्चे का के माँ बाप जो है कि उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा रह जाती है। और अवरोधन क्या हो गया कि कभी कभी बच्चे के माँ बाप जो बहुत ज्यादा गरीब है, वो अपने बच्चों लोगों को मजदूरी करने के लिए किसी दुकान में या मतलब कि जो ऑफिस फैक्ट्री वगैरह होता है उसमें भेज देते हैं, जिससे कि वो पैसे कुछ कमा के ले आए। पढ़ने से अच्छा वो यही समझते हैं कि कुछ पैसे कमा लेगा। तो ये सब जो है कि अवरोधन है, इसकी ये आर्थिक समस्याएं हैं। माँ बाप अपने साथ साथ अपने बच्चों लोगों को भी छोटे मोटे कारोबार में लगा देता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, सामाजिक समस्याएं भी है, राजनीतिक समस्याएं भी है, शैक्षिक प्रशासन की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसके वजह से शिक्षक को स्टूडेंट मतलब कि जो समस्याएं पाठ्यक्रम से भी रिलेटेड है। ठीक है, इन सब समस्याओं का निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं। ठीक है, वर्तमान भारतीय शिक्षा में संकट के प्रमुख कारण निम्न है। क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का अभाव। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता उसके नागरिकों में राष्ट्रीय एकता का होना है, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस भावना में कुछ कमी आ गई है। इस कमी के कारण जहां एक और राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय संकीर्णता, शैक्षिक भेदभाव एवं शैक्षिक असमानता की समस्या गंभीर होती जा रही है। मतलब कि राष्ट्रीय एकता का अभाव है। मतलब जो है कि नागरिकों की राष्ट्रीयता का एक जैसा मतलब कि देखो, जब किसी राष्ट्र का विकास होता है तो कैसे विकास होता है? जब उस देश में, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में एकता होती है, एक दूसरे के लिए आदर, सम्मान और भाव होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, मोहब्बत होता है, मेल मिलाप होता है। ठीक है, तो जब इसी में कटुता रहेगी, एक दूसरे से लोग हर नागरिक एक दूसरे से भिन्न भिन्न विचार और भाव के रहेंगे, तो शिक्षा में तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसीलिए इसके अस्तित्व में इसकी रक्षा, जो हमारे राष्ट्र की शैक्षिक व्यवस्था की रक्षा है, उसकी समस्या गंभीर समस्या बन गई है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय संकीर्णता, शैक्षिक भेदभाव एवं शैक्षिक असमानता की समस्या भी गंभीर हो गई है, और इसका असर तो शिक्षा पर पड़ेगा ही। इसी वजह से शिक्षा में भी जब भेदभाव है तो हर जगह हर चीज में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या गंभीर है।
उसके बाद फिर है भावात्मक एकता का अभाव। राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, वो उसके भाव के, मतलब कि हमने अभी कहा ना कि मतलब लोगों में एक दूसरे का भाव, आदर, सम्मान, विचार एक दूसरे के से मिलेगा, तभी तो लोग एक दूसरे के साथ मिल करके और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। कोई एक तो नहीं कर सकता, हर किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है राष्ट्रीय एकता के और भावनात्मक एकता के लिए भी। ठीक है, और ये राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक हैं, एक में दूसरे निहित होते हैं। जब राष्ट्रीय एकता का अभाव होगा तो निश्चित रूप से भावात्मक एकता के अभाव के कारण ही होगा। अभी कह रहा ना कि जब राष्ट्र में लोग एक दूसरे के लिए सही भाव विचार नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय एकता का तो राष्ट्रीय एकता का तो कमी उसमें आएगी ही। राष्ट्रीय नागरिकों के जो भाव और विचार हैं, एकता है, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता जहां राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्र को केंद्रित करते हुए एकता के सूत्र में पिरोती है, वहीं भावात्मक एकता राष्ट्र की जनता के पारिवारिक स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा भावात्मक रूप से बांधने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब जहाँ की राष्ट्रीय एकता एक दूसरे से, जनता को एक दूसरे से पारिवारिक रूप से जोड़ती है। ठीक है, भावात्मक एकता राष्ट्र की जनता, राष्ट्र के जो जनता है उसके नागरिकों को उसके पारिवारिक तरह से, एक परिवार है हमारे राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, राष्ट्र नागरिक हैं, हम सब लोग जितने भी नागरिक रहते हैं इस देश में, वो सब एक क्या है, परिवार है। भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारी एकता इसी से नजर आती है। भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके हर तरह का जो है कि पर्व त्योहार और खुशी मनाता है, जिससे कि राष्ट्र में क्या होता है, प्रगति होती है। ठीक है, राष्ट्र का विकास होता है। इस तरह से अगर एक दूसरे से अलग अलग रहना शुरू करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो इससे जो है कि राष्ट्र की एकता में जो है कि कमी आएगी और इससे राष्ट्र का भी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस विकास के लिए हमारे नागरिकों को राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों को क्या है कि एक साथ मिल करके रहना चाहिए, और जिससे कि हमारी शिक्षा का भी विकास हो, सभी को एक जैसा शिक्षा प्राप्त हो और हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, मूल परक शिक्षा का अभाव। ठीक है, मूल परक शिक्षा का अभाव क्या है कि आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत में मूल्यों की शिक्षा तथा शैक्षिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। मूल्य संबंधी प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में समस्त जीव मात्र के कल्याण की कामना निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्यवत्। ठीक है, तो ये संस्कृत का श्लोक है। तो इसका मतलब हो गया कि प्राचीन भारतीय शैक्षिक मूल्यों में पुरुषार्थ तथा पौरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है भलाई के कार्य करना तथा पौरुष का संबंध भक्ति, आत्मबल तथा चारित्रिक बल से है। आज इनमें भी कमी आ गई है। सही बात है
कि मतलब कि पुरुषार्थ, प्राचीन भारतीय शैक्षिक मूल्यों में पुरुषार्थ तथा पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुषार्थ का मतलब होता है भलाई करना, मतलब कि जब हर नागरिक एक दूसरे की भलाई करेगा, कोई किसी के लिए जो है कि मतभेद नहीं अपने अंदर रखेगा, सबको एक समान और एक जैसा समझेगा, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में कटुता पैदा करती है। इससे राष्ट्र का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? भलाई करना, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना, एक दूसरे को समझना और उसका हेल्प करना। ठीक है, ये भलाई करना पुरुषार्थ का मतलब हो गया, प्राचीन काल में इसका मतलब है। और पौरुष शब्द का होता है मतलब कि भक्ति, आत्मबल तथा चारित्रिक बल से है। मतलब कि जब पौरुष शब्द में हो गया कि हम अपने अपने जाति धर्म को लेकर करके भक्ति भाव रखेंगे अपने अंदर, लेकिन किसी के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। अपने धर्म, अपने जाति के लिए जो है कि भक्ति भाव रखेंगे, बट किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ये मेन बात होती है। ठीक है, आज इनमें भी कमी आ गई, कमी पाई जाती है, मतलब भक्ति भाव में भी कमी आ गई है। ठीक है, और जो है कि जो पुरुषार्थ का मतलब जो भलाई करना होता है, अब वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, कोई एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने अपने बारे में सोचने लग गया है। और जहाँ तक के भक्ति भाव है, चरित्र है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी कमी आ गई है। वेस्टर्न लोग ज्यादा हो गए हैं, वेस्टर्न सोच हो गया है, वेस्टर्न पहनावा हो गया है। तो ये सब चीज है जो कि इन सब की चीज के वजह से हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में शिक्षा का अभाव हो गया है। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके बारे में विदेशों में ज़्यादा चर्चाएं होती है, और हमारे देश में जो है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे जो हम जिस चीज़ से जाने जाते हैं वो उस चीज़ को जो है कि हम उसको और आगे बढ़ाएं, उसको और अच्छी तरीके से उसका विकास करें। यही शिक्षा का मेन मतलब होता है। ठीक है, संकुचित दृष्टिकोण का होना। अब क्या है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा में संकट की स्थिति का एक प्रमुख कारण लोगों का संकुचित दृष्टिकोण होना है। मतलब जो सोच है वो संकुचित है, व्यापक नहीं है। शिक्षा को लेकर करके लोग अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि मतलब मेरा बच्चा पढ़ लिख करके क्या करेगा, इसको अगर हम किसी कोई दुकान करा के बैठा दें या किसी के यहाँ लगवा दें काम करने के लिए, या मेरी बेटी किसी के यहाँ घर में झाड़ू पोछा कर दे तो उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। ये सोच जो है कि लोगों को उसके सोच को संकुचित करती है। जब शिक्षा, अगर उसके माँ बाप शिक्षित होते तो इस तरह का सोच नहीं रखते। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर करके एक सही इंसान बनाना चाहते हैं। शिक्षा सिर्फ अपने पढ़ लिख कर करके कुछ बनने का भी नाम नहीं है, साथ में शिक्षा जो है कि अपने बच्चों को सही ज्ञान देने का भी है। लाइफ में सही सोच रखना, सही जानकारी देखना। कोई किसी के पास अगर अपने बड़े बूढ़े के पास बैठता है और उससे कुछ अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करता है तो सही सलाह भी बड़े पुराने देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उनसे भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो शिक्षा हमें व्यापक सोच भी प्रदान करता है। बड़ा सोचो,
ताकि बड़ा कर सको, ठीक है। तो ये भी शिक्षा होती है। लेकिन आजकल ये संकुचित दृष्टिकोण भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर शिक्षा के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। मेन काम होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं काम में लगा दो, पढ़ने लिखने से कोई सही मतलब नहीं होता है, बस कुछ करो, कुछ काम करो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अभिभावकों की बात करें तो आज भी बहुत से अभिभावक हैं जो देखो यही सारी लाइंस आ रही हैं, मैंने पढ़ा भी नहीं था, अब आ रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अभिभावकों की बात करें तो आज भी बहुत से अभिभावक हैं जो लड़के तथा लड़कियों में अंतर को स्वीकार करते हैं तथा लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं रहते। दूसरी तरफ अधिकांश अभिभावक ऐसे हैं जो कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर जबरन थोपने का प्रयास करते हैं, बच्चों की इच्छा और क्षमता को अनदेखा कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारें भी शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखती है। देखो हाँ, ये जो संकुचित दृष्टिकोण है ये इसलिए भी है कि लड़के और लड़की में अभी भी भेदभाव रखा जाता है बहुत सारे जगह पे, ठीक है। अगर माँ बाप के पास बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें लड़की भी है और लड़के भी हैं तो क्या होता है कि लड़कों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेज में भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियों को बस घरेलू शिक्षा के लिए घर पर ही, बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें कि घर पर ही शिक्षा देने का कार्य करा दिया जाता है, उसको घर से बाहर तक निकलने का की इजाजत नहीं होती है, ठीक है। और अगर पढ़ाया भी तो बस स्कूल तक पढ़ा दिया, कॉलेज भेजना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, वो कॉलेज भी नहीं भेजते, स्कूल तक का ही पढ़ाई पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लड़कों को जो भी, क्योंकि उनका ये सोच होता है कि लड़का है तो पढ़ कर करके कुछ ना कुछ बनेगा, मेरा मतलब बोलते हैं ना सहारा बनेगा, तो ये सब चीज होता है। और लड़की क्या है, वो तो पराया धन होती है, घर शादी वादी कर करके जाना होता है, उसको तो पढ़ा कर करके क्या फायदा है, उसको घरेलू काम में ज्यादा लगा दिया जाता है। घर के बच्चे को संभालना, घर को संभालना, ये सब चीज उसको बचपन से ही सिखाने के लिए दे दिया जाता है। और साथ में ही ये भी कहीं कहीं देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं ऐसे जो कि बेटा बेटी को पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोप देते हैं। जो वो चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना, जो उनके माँ बाप ने डिसाइड करा हुआ है कि हम अपने बच्चे को ये पढ़ा कर करके बनाना चाहते हैं, वही मर्जी वही इच्छा वो अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक दृष्टिकोण जो है वो संकुचित दृष्टिकोण है शिक्षा के लिए। बच्चों को जो भी इंटरेस्ट होता है, माँ बाप को उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनने का, करने का, अपने करियर को चुनने का अपॉर्चुनिटी जो भी है, उनको जो भी उनके लिए अच्छा है उनको चुनने का, उनको करने का आजादी देना चाहिए, ठीक है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। तो ये था संकुचित दृष्टिकोण। अब है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि समस्त समस्याओं का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार कुछ जनसंख्या का लगभग 40% 1 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों का है, जिसमें अधिकांश कुपोषण का शिकार है। शिक्षा प्राप्त करने वाले आयु वर्ग के बालकों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण एक और जहां उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। देखिए, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ते हुए जनसंख्या के कारण जो है कि एक घर में अगर इतने सारे 8-10 बच्चे हों तो वहां पर जो है कि और वो उस पर से और वो गरीब हो, तो क्या है कि सही से बच्चे को पालने का तो एक तो उनके खर्च मतलब पालने के लिए पैसे नहीं होते हैं,
हाँ, और दूसरी ओर की उनको खिलाने पिलाने के लिए भी सही से पैसे नहीं होते, जिसके कारण बच्चा जो है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य में भी कमी आ जाती है। सही, बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो वो जो है कि शिक्षा वो सही से प्राप्त कर सकेगा, ग्रहण कर सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि जब बच्चा अगर सही से खाएगा पिएगा नहीं तो कुपोषित होगा तो इस तरह के बच्चे को शिक्षा कहाँ सही से समझ में आएगी, कहाँ वो प्राप्त कर सकेगा शिक्षा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि शिक्षा के लिए एक समस्या बना हुआ है, ठीक है। अब है अपव्यय एवं अवरोधन, ठीक है। अपव्यय और अवरोधन क्या है कि भारत की शिक्षा की समस्या में अपव्यय एवं अवरोधन एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का चौथाई भी उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है, जिससे इन बालकों पर धन और समय का व्यर्थ चला जाता है। देखो क्या होता है कि बच्चे अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय मतलब कि जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन तो करवा दिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद बच्चे को क्या है कि अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक ही क्लास में वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब तो इससे क्या है, समय की बर्बादी हो रही है ना। अपव्यय हुआ और अपव्यय भी हुआ और व्यय भी हुआ, मतलब पैसे अभी लगा और पढ़ाई भी नहीं हुआ, वो बार बार एक ही क्लास में रह रहा है क्योंकि उसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। और दूसरा हो गया कि अवरोधन वही हो गया कि बच्चे को उनके माँ बाप क्या करते हैं कि पढ़ने लिखने से अच्छा है कि कुछ क्लास पढ़ा करके बस जहाँ तक कि गिनती समझ ले, सीख ले, बस उसके बाद से फिर घर पे मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ व्यवसाय में लगा देते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो है कि उनको जो है कि काम पर लगा देते हैं, जिससे कुछ पैसे आने लगते हैं उनको। तो ये सब समस्या जो है कि शिक्षा को कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है, जिसके कारण हमारा राष्ट्र जो है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमें भी इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि बहुत ज्यादा अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। जहाँ तक के लोग को बच्चे को अभी भी बहुत सारे बूढ़े हैं, औरत हैं जो कि अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा वहां तक की भी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हम उन लोगों को वहां तक जो जितने भी हैं लोग, हम लोग सब मिल करके शिक्षा को आगे बढ़ाएं और इस तरह से हम अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सबको शिक्षित करने का कार्य हम नागरिक के ऊपर भी है, ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर। हम नागरिकों को भी, हम लोगों को भी बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार खुद भी एक अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि लेना चाहिए। आजकल क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक भी हैं, जिसके कारण ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। बच्चे गांव में रह करके उस ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा जो है कि अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। जो जिज्ञासु बच्चे हैं वो इस सब सुविधाओं को जो है कि उसका फायदा उठा रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फैमिली हैं, जो कि इन सब के बावजूद भी बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो शिक्षा में अवरोधन उत्पन्न कर रहे हैं, समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब समस्याओं के स्रोत क्या क्या हैं, तो हम समस्याओं के स्रोत भी बहुत सारे हैं।
आज भारत में शिक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या क्या है समस्या का, क्या क्या स्रोत हो सकता है। तो शिक्षा के प्रति पारिवारिक उदासीनता। ठीक है, जो परिवार के लोग हैं वो इतने ज्यादा जागरूक नहीं है, उदासीन है। ठीक है, स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का ना होना। हमारे आसपास के लोग जो है कि शिक्षित ही नहीं है, जिसके कारण जो है कि हमारा वातावरण भी शिक्षित नहीं है, अस्वस्थ है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना होना। गरीब हैं लोग, अपने बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर अनुशासनहीनता का होना, मतलब अनुशासन नहीं है। कोई भी जो है कि किसी भी तरह का कोई अनुशासन नहीं है, जिसके कारण शिक्षा जैसे कि एक होता है ना कि लागू हो गया है, तो हमें भी उस तरह से अपने सोच को बढ़ा कर करके उस चीज को मतलब कि करना चाहिए। शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है, और वो भी निःशुल्क है। कम से कम 14 वर्ष के बच्चे लोग के लिए तो बिना पैसे के बच्चे माँ बाप अपने बच्चे लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ये माँ बाप जो है कि ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्या है, शिक्षा का रोजगार परख ना होना। शिक्षा कोई शिक्षा मतलब माँ बाप ऐसे जो कि शिक्षा को समझते हैं कि ये पढ़ करके इतना नहीं कुछ कर सकता है, हम कोई रोजगार ही करा दे, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि शिक्षा पा करके वो कुछ अच्छा से अच्छा रोजगार कर सकता है, अपना जॉब कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो शिक्षा का रोजगार परख ना होना, ये भी लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है, समस्या का स्रोत रहा है। ठीक है, शिक्षा में अनावश्यक राजनीति हस्तक्षेप का होना। हाँ, अब क्या है कि कहीं कुछ अगर विद्यालय या पुस्तकालय या फिर लेबोरेटरीज बन रही होती है या कॉलेज बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप भी होना शुरू हो जाता है। नहीं बनने के लिए कुछ बनाने का चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग चाहते हैं, एक पार्टी चाहता है तो दूसरा पार्टी नहीं चाहता, तो ये सब हस्तक्षेप भी होता है। ठीक है, अनावश्यक हस्तक्षेप हो जाता है। शिक्षा की उपादेयता का ना होना, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का ना होना, सामाजिक एवं भौगोलिक असमानता का होना, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का होना। पिछड़े लोग भी जो है कि शिक्षा के लिए बहुत मतलब शिक्षा का अभाव है पिछड़े लोगों में भी। ठीक है, छात्रों एवं शिक्षकों में पारस्परिक संबंधों का ना होना, और बहुत मतलब कि स्कूल्स में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र और शिक्षक एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक क्लास के अंदर टीचर आता है तो सबसे पहले टीचर का एक सबसे बड़ा ये कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट ना समझ करके अपना एक दोस्त समझे, ताकि बच्चे क्या करें कि उनको अपने जो भी समस्याएं है वो बताए, ताकि टीचर उनकी समस्याओं को समझ करके उसके ऊपर वर्क कर सके और उसको सही गाइडेंस दे सके, और उसके माँ बाप से कंसल्ट कर सके कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो एक शिक्षक को के अंदर ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है कि शिक्षकों की कमी एवं उनकी अनुपस्थिति की समस्या का होना। सरकारी स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर लोग आते नहीं हैं और बच्चे का पढ़ाई वैसे ही रह जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इस वजह से भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और शैक्षिक अवसरों की समानता का ना होना। शैक्षिक अवसर एक समान नहीं है, जाति
जात पात भेदभाव उच्च नीच का जो एक एक सोच है, तो उस सोच को जो है कि हटा देना चाहिए। और एक ही स्कूल में ऐसा होता है कि मतलब जो नीचे जाति के लोग हैं वो बड़े जाति के लोग जो है नीचे जाति के लोग के साथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से जो पिछड़े वर्ग जाति के लोग हैं, जो बहुत है पिछड़े जाति के लोग हैं, वो लोग सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो अशिक्षित रह जाते हैं, ठीक है। तो आज ये सारे जो पॉइंट्स थे वो है कि शिक्षा मतलब समस्या जो है अभी भी है, जिसके कारण शिक्षा सही से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लड़के और लड़की में शिक्षा के लिए भेदभाव किया जाता है, ठीक है। और लड़की लड़के में तो भेदभाव किया जाता है, साथ ही साथ जात पात का भी भेदभाव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ जो है कि जो शिक्षा को मतलब पढ़ाने लिखाने के लिए जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। कोई कोई बहुत ऐसा जो बहुत देहाती जगह जहाँ पर बहुत सारे मतलब शिक्षा का जो है कि समान मतलब ब्लैक बोर्ड तक कहीं कहीं स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे लोग बच्चा पढ़ेगा। तो ये सारी जो मतलब कि बेसिक चीज होता है बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, वो चीज भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जिसके वजह से शिक्षा का अभाव तो होना मस्ट है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि हाँ, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो है कि इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमने जो भी पढ़ा लिखा वो कि इस शिक्षा को हमें क्या करना है, हमें दूसरों तक पहुंचाना है, चाहे वो जरिया कोई भी हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया, हम इंटरनेट के जरिए शिक्षा घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम भले उस गांव में नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम बच्चों तक, बूढ़ों तक, बड़ों तक जो भी शिक्षा को चाहता है कि उसके लिए इच्छुक है, उन तक ये जो है कि उस शिक्षा पहुंचा दी जाएगी, जिससे कि शिक्षा का विकास होगा। और शिक्षा का विकास होगा तभी लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो पाएंगे और हमारा राष्ट्र जो है कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन था, आंसर आपको सही से आई थिंक समझ में आया होगा। आप इसको एक दो बार अच्छे से रिपीट कर करके सुन लीजिएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक, ताकि शिक्षा जो है कि दूसरों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके, ताकि वो भी दूसरों को शिक्षित कर सके, ठीक है। हमारा कार्य सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है कि बच्चों के लिए जो भी उन्होंने बनाया उसको वही काम करे, ताकि सरकार ही शिक्षा बच्चे के लिए प्रयास करे कि ये करें, ये वो करें, ये कानून लागू करें, वो कानून लागू करें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी बच्चों को आगे से आगे शिक्षित करें। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी शिक्षित हों और दूसरों को भी शिक्षित करें, ठीक है। हमारा ये कर्तव्य है। तो आगे आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, और पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और लोगों को भी शिक्षित करते रहिए। अच्छा, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।